केमिस्ट्री में छोटा सा हिस्सा और बचा है, वो मैं खत्म कर देता हूँ, थोड़ा समय और लगेगा, और जैसे वो खत्म होगा फिर स्टार्ट करेंगे आज का नया चैप्टर। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबने इलेक्ट्रो का एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट खत्म कर लिया होगा। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 के एक एक सवाल का सॉल्यूशन शेयर कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने अभी भी नहीं चेक किया तो समय है उसे चेक करके एक्सरसाइज 1 को एक एक सवाल को जरूर लगाइए। कल एक्सरसाइज 1 के सिलेक्टेड 2-3 सवाल का डिस्कशन रहेगा। क्या बोला मैंने? कल एक्सरसाइज 1 के सिलेक्टेड 2-3 सवाल का डिस्कशन रहेगा। आप एक बार उन सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा। और एक्सरसाइज 1 कल का टारगेट है, मैंने होमवर्क पहले ही दे दिया था, पर मान के चलता हूं आप होमवर्क बहुत धीरे गति से कर रहे हैं, तो भी इतना जरूर करें कि आज की डेट में एक्सरसाइज 1 खत्म होना चाहिए। अगर इससे भी धीरे चल रहे हैं तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 खत्म करते हैं और कल हम डिस्कशन रखें एक्सरसाइज 1 का। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको 2 या 3 सवाल ही डाउट आएंगे, ज्यादा नहीं आने चाहिए। मैंने सारा यही क्लास में मैंने सारा का सारा सॉल्यूशन भेज रखा है। डन। नंबर 1, नंबर 2, आप सबको शायद अभी काइनेटिक्स की ईएलपी नहीं मिली है, मिल जाएगी। तो जैसे मिल जाए ईएलपी मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो फिर अपन उसको स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आखिरी हिस्सा मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैंने कल कहा था फिर कह देता हूं, मतलब आखिरी क्लास में। हालांकि ये जो हिस्सा है वो थ्योरेटिकल है और पिछले कई सालों से सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन ये आज भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो कभी भी सवाल आ सकता है। तो आप कतई इसे ये सोच के ना पढ़ें कि भाई साहब सवाल नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। ये वही वाली बात है, कोविड के पहले एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री को हम उस रिस्पेक्ट से नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब कोविड के समय पेपर हुआ उसके 2 सवाल आए थे, उसके बाद उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। पिछले कई सालों से आप पेपर का जो तरीका देख रहे हैं उसमें वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये जो आखिरी टॉपिक चल रहा इसे भी जरूर पढ़ के जाइएगा। हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री की ताकत जरूर है, लेकिन जो लास्ट ईयर का पेपर था और जैसा ट्रेंड चल रहा, लग नहीं रहा था वो कैसा पेपर आ रहा है। तो प्लीज हमें हर लेवल पे गेम खेलना है, हमें थ्योरी पे भी पकड़ बनानी है, न्यूमेरिकल पे भी पकड़ बनानी है। बच्चों, मैंने बैटरी में आपसे ड्राई सेल पे डिस्कशन कर लिया था शायद, उसी में एक छोटे से कंसेप्ट और बात कर लेता हूं और फटाफट जो बताऊं वो सुनिएगा। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो सब कुछ आपके मॉड्यूल में है, लेकिन कॉपी में हेडिंग जरूर डालना ताकि जब लास्ट में नोट्स के पन्ने पलटे तो आपको याद हो सके। ये भी क्लास में डिस्कस किया था, चलेगा। मैंने कहा था 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगा, ड्राई सेल, ऐसा मैंने कहा था। और ड्राई सेल में सबको एनोड क्या है, कैथोड क्या है, रिएक्शन क्या है, सबको याद होनी चाहिए। याद हो गई है क्या? इन द सेम में प्यारे बच्चों चलते हैं सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी की ओर। तो कॉपी में लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरीज। इसमें हमारे एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए गए हैं, एक है लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा है निकेल कैडमियम सेल। मैं आपसे आज क्लास में लेड स्टोरेज बैटरी पे डिस्कशन करूंगा और जो जो बातें बताऊंगा उसे यहीं के यहीं याद करने की कोशिश करिएगा ताकि दोबारा कभी ना पढ़े तो भी काम चल जाए। लेड स्टोरेज बैटरी, नाम ही इसका मतलब बता रहा है, मतलब यह ऐसी बैटरी है जिसमें कुछ लेड का सिस्टम लगाया गया होगा। वो क्या है कैसे है बताता हूं। बच्चों, जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, बताओ वो रिचार्जेबल होती है कि नॉन रिचार्जेबल? रिचार्जेबल, यानी उन्हें रिचार्ज किया जा सकता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ बैटरीज रिचार्ज होती है, कुछ रिचार्ज नहीं होती हैं? समझाता हूं। उसके पहले देखते हैं ये सेल दिखता कैसा है। प्यारे बच्चों, ये जो सेल होता है इसमें ऑफ कोर्स कुछ प्लेट्स होती हैं, और जैसा आप देख पा रहे हैं इसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। क्योंकि इसका नाम लेड स्टोरेज बैटरी है तो इसमें लेड का यूज किया गया था। मैंने आपके सामने कुछ प्लेट्स बनाई हैं। ये जो प्लेट्स है प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं एक प्लेट है पीबी यानी लेड की। इमेजिन करो ये जो प्लेट है ये पीबी की है और ये जो प्लेट है पीबीओ2 की है मान लो। मैं जो सिखाने वाला हूं ये मान के चलता हूं आप सबने इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम सुना होगा, और ऐसा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसके कारण जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। बोलो बच्चों, ऐसा आपने सुना है कि नहीं सुना? जो पीबी है, जो लेड है, शायद वो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, हाँ या ना? और कार्बन फैमिली का जो एलिमेंट होता है आप सब जानते हैं उसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। बोलो हाँ या ना? लेकिन जो नीचे के एलिमेंट होते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट ये अपने हायर नहीं लोअर स्टेट में रहना चाहते हैं। ऐसा आपने सुना या पढ़ा होगा। आज अगर मैं आपके सामने यहाँ पे पीबीओ2 लिखता हूं तो पीबीओ2 के पीबी पे कितना चार्ज है? पीबीओ2 के पीबी पे कितना चार्ज है? +4। और ये +4 पे स्टेबल है कि +2 में? तो क्या ये +4 से +2 में जाना चाहेगा?
बस किसी को जाने की वजह मिल गई तो किसी को फिर आगे आने की भी वजह मिलेगी। यही तो सेल बनने का सिस्टम होता है, कोई रिड्यूस होता है तो कोई ऑक्सीडाइज होता है। बोलो हाँ या ना। आज पीबी पे कितना चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों? +4। और इस पीबी पे कितना है? 0। मैंने व्हाइट कलर की प्लेट बनाई है, ये जो व्हाइट कलर की प्लेट है मान लो लेड की प्लेट है, और जो येलो कलर की प्लेट है मान लो PbO2 लेड ऑक्साइड की प्लेट है। चलेगा? चलेगा। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और वो जो सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, वो है H2SO4 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है? कभी घर में आपने बैटरी इन्वर्टर को देखा है क्या? अगर आप कभी वो इन्वर्टर को देखो, उसमें बहुत सारी प्लेट्स लगी होती हैं। वो प्लेट्स को आप इससे सिमिलर मान सकते हो, लेकिन वो जो प्लेट है वो अलग कंपोनेंट है, ये जो प्लेट है ये अलग कंपोनेंट है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ लेड स्टोरेज बैटरी, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, सरकार ने इन बैटरी को बैन कर रखा है। क्यों बैन किया है? क्योंकि लेड, पहले लोग क्या करते थे, जो भी बैटरीज बनाते थे उसे यूं ही फेंक देते थे, और उसके कारण से इतना ज्यादा पॉइजन होता था वाटर, न जाने कितने जानवरों की डेथ मात्र पानी को पीने से हो जाती थी जहां ये बैटरी फेंकी होती थी। गवर्नमेंट ने इसे कंप्लीटली बैन कर रखा है। आजकल लेड स्टोरेज बैटरी का प्रयोग नहीं होता है, आपके मोबाइल में भी तो लिथियम आयन चल रहा है यार। लेकिन ये बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन इन बातों से आपको मैं कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो बताना चाह रहा हूँ। चलेगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन लिया, और सॉल्यूशन किसका लिया है? H2SO4 का। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो H2SO4 है, इसकी कंसंट्रेशन है 38% W/W। क्या आप सब W/W को फील कर पाते हैं? इसका मतलब है अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 38 ग्राम H2SO4 है। हाँ या ना? आपको ये भी याद रखना होगा, ये जो सॉल्यूशन यहां भरा है, इसकी डेंसिटी है प्यारे बच्चों 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटी छोटी बातें हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। हम किस सेल को पढ़ रहे हैं? लेड स्टोरेज बैटरी। उसमें एक कंपोनेंट का है पीबी का, और एक कंपोनेंट किसका है? PbO2 का। क्या कोई रिड्यूस होना चाहेगा? तो कोई ऑक्सीडाइज होना? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, बोलो कौन रिड्यूस होना चाहेगा? मुझे लगता है PbO2 रिड्यूस होना चाहेगा। हाँ या ना? तो PbO2 का पीबी किस पे है? +4 पे। ये रिड्यूस होके कहां जाएगा? अभी चित्र बना लेना जो बना रहे हैं, अभी सुनना जरा। क्या यहाँ पे प्यारे बच्चों हम सबके सामने PbO2 है? पल भर के लिए मुझे पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आप सबको बताना है, सब लोग आ जाइए बोर्ड पे। PbO2 के पीबी पे चार्ज बोलो। क्या ये रिड्यूस होके Pb+2 पे जाएगा? ये रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन? ये कैथोड बनेगा कि एनोड? यानी लेड स्टोरेज बैटरी का कैथोड कौन है, बता दोगे? बता दोगे? अच्छा, जब ये रिडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लॉस? गेन। कितने इलेक्ट्रॉन? क्या इसी प्रकार से यहाँ पे पीबी का ऑक्सीडेशन होगा? और जब पीबी का ऑक्सीडेशन होगा शायद वो बनेगा Pb+2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? इसे थोड़ा फील करना मेरे प्यारे बच्चों। आज यहाँ से Pb+2 बन के निकल रहा है, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। क्या Pb+2 बन के निकल रहा है? ये कुछ ऐसा है जैसा जिंक+2 बन के निकल रहा है। ये कुछ ऐसा है, सब लोग बड़ी टीवी देखेंगे, ये कुछ ऐसा है जैसा जिंक+2 बन के निकल रहा है। याद आ रहा है क्या? बोले तो नहीं। और ये जो PbO2 है, ये भी क्या बन रहा है? ये भी क्या बन रहा है? PbO2 भी, Pb+2, Pb भी, Pb+2। तो क्या आज यहां से दोनों जगह से Pb+2 निकल आ रहे हैं? ये जब नीचे आएंगे, क्या इसकी मुलाकात H2SO4 से होगी? क्या वहां पे सल्फेट आयन मिले? और Pb+2 जैसे ही सल्फेट आयन के साथ मिलेगा, वहां पे होगी रिएक्शन, और क्या बनेगा दुनिया वालों? PbSO4। हाँ या ना? ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है पहली वाली, बताओ ये रिडक्शन हुई कि ऑक्सीडेशन हुई? PbO2 से क्या बन रहा है? ये रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? क्या आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे? सबको बैलेंस करने का नियम आता है। Pb बैलेंस है। कितने ऑक्सीजन? 2। कितने पानी? कितने H+? शानदार। ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम पूरा का पूरा ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होगी, ये होगी रिडक्शन की रिएक्शन की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन? लिख लोगे क्या? अभी लिखते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? साथ में चलना है। Pb+2 इसका भी तो सॉल्यूशन में आएगा, और ये भी तो सल्फेट आयन से रिएक्शन कर जाएगा। और जब ये सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा तो बोलो प्यारे बच्चों, ये क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा PbSO4। हाँ या ना? क्या मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं? करता हूं। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा, मुझे लगता है Pb+2 कैंसिल होगा। होगा? बताना जरा फाइनल रिएक्शन क्या बन रही है, आपका ध्यान चाहिए बच्चों यार। Pb प्लस सल्फेट आयन से बना है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आसान है कि मुश्किल है? जरा ऊपर वाला आप बताइएगा, ऊपर वाला। देख रहा हूं कितने ध्यान से आप देख रहे हो। 4H प्लस Pb+2 तो कैंसिल हुआ। बढ़िया, शानदार। आगे बोलो। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, साथ में सल्फेट भी है क्या?
और ये क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2, हाँ या ना। ये जो रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिडक्शन हाफ है कि ऑक्सीडेशन हाफ, और नीचे वाली, तो क्या मैं दोनों को ऐड करके पूरा रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकता हूँ? ये लिखना आसान है कि मुश्किल है? आ जाओ जरा एक बार लिखते हैं, फाइनल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं दोनों को ऐड करके, आप बता सकते हो क्या? ट्राई करो जरा, बोर्ड पे देख के, लिखना नहीं है, बताओ ना यहाँ पे। 4H प्लस प्लस Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 माइनस, डन। इधर कितना PbSO4, 2 PbSO4 प्लस 2 पानी, शायद इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बोलो हाँ या ना। ये याद करना आसान है कि मुश्किल है? दिखाता हूं। H प्लस और H2SO4 क्या बनेगा? H प्लस और सल्फेट आयन क्या बनेगा? कितने H2SO4? सुनो ना, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, एक Pb एक H2SO4 से रिएक्शन कर रहा, और एक PbO2 भी एक H2SO4 रिएक्शन कर रहा। तो ऐसा नहीं लग रहा, ये लिखा है Pb प्लस PbO2, Pb प्लस, और कितने H2SO4? एक H2SO4, इसके लिए एक H2SO4, कुल कितने H2SO4? तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, एक PbSO4 इसका, एक PbSO4 इसका, कुल कितने PbSO4? एग्री और नॉट? ये रिएक्शन याद करना आसान है कि मुश्किल है? कितनों को याद हो गई? रेज और हैंड, बिना देखे याद हो गई क्या? Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 से बना PbSO4। अरे आसान है क्या? एक मिनट, ये रिडक्शन अपने आप हुआ कि आपसे पूछ के हुआ? PbO2 अपने आप P प्लस में जाना चाहेगा? ये रिएक्शन जो आपके सामने लिखी है नीचे वाली, सबसे नीचे, ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? और अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो सेल रिएक्शन है कि नहीं है? और अगर ये सेल रिएक्शन का ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? बोलो ना यार। जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका रिडक्शन होगा, तो मुझे बताओ ये सेल अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? काम करना सेल का डिस्चार्ज होना होता है कि रिचार्ज होना? रिचार्ज होना अलग होता है, डिस्चार्ज होना। अगर ये रिएक्शन दिखा कि मैं आपसे पूछूं, बताओ सेल डिस्चार्ज हो रहा है कि रिचार्ज हो रहा है? चलेगा? अच्छा, जब डिस्चार्ज हो रहा है मतलब सेल काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा, अरे बोलो ना। तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसा काम कर रहा है कि गैल्वेनिक सेल के जैसा? गैल्वेनिक सेल सबको याद है, जिंक से बना था, जिंक 2 प्लस, भूल गए क्या? कॉपर प्लस 2 से कॉपर, बुड़ुक 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 चुपुक चुपुक चुप, भूले तो नहीं? याद है ना भाई? आज जब ये काम कर रहा है तो मुझे बताओ ये गैल्वेनिक सेल के जैसे काम कर रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल? चलेगा? एक सवाल पूछो, देखता हूं कितनों को याद है, पूछ लूं। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड कौन है? आपके सामने डायग्राम, कौन? एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसका हुआ ऑक्सीडेशन? एनोड कौन है? किसका हुआ रिडक्शन? कैथोड कौन है? चलेगा? SO4 का कंसंट्रेशन डेंसिटी याद रहेगा, 38%, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या डिस्चार्ज की रिएक्शन बता दोगे? अच्छा, डिस्चार्ज होगा तो क्या धीरे धीरे Pb से Pb प्लस 2 बनेगा? जब जिंक से जिंक प्लस 2 बन रहा था, क्या धीरे धीरे जिंक आयन पतला, जिंक रॉड पतली हो रही थी? क्या एक समय के बाद गायब हो गई थी? आओ थोड़ा आपको मूवी दिखाता हूँ मैं। ऐसा कुछ हुआ था, एक बर्तन आया था उड़ता हुआ, याद है? फिर एक सॉल्यूशन आया था, फिर एक रॉड डूबी थी, फिर आवाज आई थी, बुड़ु 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 बुड़ु, ऐसे आवाज आई थी भाई साहब। एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ था, फिर दूसरा बर्तन आया था, फिर उसमें भी सॉल्यूशन आया था, उसमें भी रॉड आई थी, याद है कि नहीं याद है? और इस बार आवाज आई थी, लेकिन उसमें भी इक्विलिब्रियम आया था। सोचो प्यारे बच्चों, अगर 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 ऐसा होता, ये जो मूवी आप देख रहे थे यूट्यूब की मूवी होती, इमेजिन करो, और आपने क्या किया होता, वो जो लाल रंग की बटन होती है ना प्ले वाली, इमेजिन, हाँ इमेजिन करो, उसको आपने स्क्रॉल करके पीछे कर दिया होता, स्क्रॉल करके। जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा, एक समय के बाद ये सेल पूरा खत्म हो जाएगा, जिंक सारा खत्म हो जाएगा, हम कहेंगे जो सेल है वो खत्म हो गया, उसकी लाइफ ओवर, बोलो हाँ या ना। सोचो उस सेल को फिर से जिंदा करना होता तो हमने प्ले बटन को फिर से पीछे किया होता, सेल फिर से जिंदा हुआ होता। सोचो अगर अगर दुनिया में चीजें ऐसी होती अगर, तो जो चीजों का लॉस हुआ होता उसे फिर से रिजनरेट किया जा सकता था, बोलो हाँ या ना। शायद ऐसा लाइफ के साथ पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ पॉसिबल है। और यहाँ पॉसिबल कैसे, जरा सुनिएगा। आप लोग जब मोबाइल चार्ज करते हो तो धूप में चार्ज करते हो क्या? आप लोग जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो शायद आप लोग उसमें चार्जर लगा के आप यहाँ प्लग लगाते होंगे, और ये जो कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूँ, और ये जो प्लग होता है शायद यहाँ से 220 वोल्ट का झटका आता है, उसमें एक रेक्टिफायर होता है, और रेक्टिफायर जो होता है वो 12 वोल्ट के आसपास मिनिमाइज कर देता है। सुनिएगा ध्यान से,
इमेजिन करते हैं हमने मान लो वहां प्लग में लगाया, हेलो, आपका जो मोबाइल है, लेट्स इमेजिन पल भर के लिए वो 5 वोल्ट में काम कर रहा, मान लो, अरे मान लो ना, अब 5 वोल्ट उसका ईएमएफ है, आज इसका भी अपना कुछ ईएमएफ होगा, और आज जब ये रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालोगे, इसका भी अपना कुछ ई नॉट सेल होगा कि नहीं होगा? होगा। एग्री और नॉट? चलो समझते हैं। आप सबने डैनियल सेल पढ़ा है और शायद आपको डैनियल सेल का ई नॉट सेल अच्छे से याद होगा, और वो कितना आया था? मात्र 1.1 वोल्ट यार, 1 नहीं आया था, मात्र 1.1 वोल्ट। हाँ या ना? कहा जाता है अगर आप किसी भी सेल को, किसी भी, और एनसीईआरटी में लिखा है एक टॉपिक के नाम से जिसे हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, कहा जाता है अगर किसी भी सेल को जितना उसका ईएमएफ है, जितना उसका उससे ज्यादा ईएमएफ लगाया जाए, उससे ज्यादा ईएमएफ, मगर एक्सटर्नली, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मगर एक्सटर्नली वो भी, तो 1.1 से ज्यादा 2 वोल्ट होएगा, 5 वोल्ट होएगा, 10 होगा, हाँ या ना? जितना उसका ईएमएफ है उससे ज्यादा ईएमएफ एक्सटर्नल लगाया जाए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका रिडक्शन होने लगेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा था उसका। आप सबने डैनियल सेल बनाया था, लेट्स इमेजिन आपने उसमें 5 वोल्ट का झटका दिया, मान लो, कितने का झटका? तो शायद यहाँ पे आवाज आ रही थी चुपुक चुपुक चुपुक, और यहाँ पे आवाज आ रही थी, तो जैसे आप बाहर से वोल्टेज लगाओगे 5 वोल्ट, आवाज बदल जाएगी, अब यहाँ पे आवाज आएगी बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक, और यहाँ पे आवाज आएगी चुपुक। मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा था वो क्या होने लगा? ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन क्या होने लगा? रिडक्शन। तो आज क्या होता है, इसको रिचार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जितना भी ईएमएफ है, इसका कुछ ना होगा, उससे ज्यादा ईएमएफ एक्सटर्नली लगाइए, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिड्यूस हुआ था वो ऑक्सीडाइज होने लगेगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ था वो रिड्यूस होने लगा था। क्या धीरे धीरे पीबी पीबीएसओ4 में कन्वर्ट हुआ था? फिर से पीबीएसओ4 पीबी बनता जाएगा, फिर से पीबीएसओ4 पीबीओ2 बनता जाएगा। ऐसा लग रहा है जो नुकसान हुआ था वो फिर से भरपाई हो जाएगी, हाँ या ना? कॉपी में आपको क्या क्या लिखना है, डायग्राम बनाना तो बना लो, अदरवाइज मॉड्यूल बना लिया जिन्होंने जल्दी बना लीजिए। बना लिया क्या? थोड़ा इसे और अच्छा बना दो, ये हमारा एनोड, इसको एक वायर से जोड़ दो, सॉरी, इसको भी एक वायर से जोड़ दीजिए। तो जो पीली वाली प्लेट है वो पीबीओ2 की है, तो पीबीओ2 हमारा हो जाएगा कैथोड, और पीबी हमारा हो जाएगा एनोड। आपको क्या क्या याद रखना है चेक करता हूं मैं जल्दी से। कंसंट्रेशन याद रखना है, डेंसिटी याद रखना है, इसे बंद कर रखा है क्या? चल रहा है? लिख लिया होगा सबने? जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों, एक छोटा टॉपिक और है उसे खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसलिए बस डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके कॉपी में लिखा है, और जब नीट के पहले आप कॉपी पढ़ के जाएं तो याद रहे इसे भी रिवाइज करके जाना है, प्लीज बच्चों। लिख लिया होगा सबने? जल्दी से, अभी फिर से बना लेना, प्लेट ही तो बनानी थी। एक बार बिना बोर्ड की तरफ देखे रिएक्शन लिखने की कोशिश करो, देखो कितने लिख सकते हैं। यहां लिख लेना डिस्चार्जिंग रिएक्शन, लिख लीजिएगा बस बच्चों, प्लीज। मैंने कहा ना 1 सवा घंटे, बिल्कुल जब पढ़ाई करें तो पूरे सिरे से पढ़ाई करिए। डिस्चार्जिंग रिएक्शन, और शायद अभी जो आपका संडे का पेपर हुआ था, ऑनलाइन जो हुआ था, तो उसमें ये सवाल मैंने दिया था, आपको थोड़ी देना था वैसे, वो ऐसी मतलब हवाओं के लिए हुआ था, हवा आके पेपर दे देंगे, तो उसमें सवाल आया था, लिख लेना डिस्चार्जिंग रिएक्शन। ऑनलाइन आपका पेपर होता था और वो ऑप्शनल था, कंपलसरी नहीं था, उस पेपर का नंबर आपके घर तक नहीं जाता था। लिख लीजिएगा डिस्चार्जिंग रिएक्शन
जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 से बना 2PbSO4 प्लस 2H2, दैट्स इट। तो जब PbSO4 बने, आप ऐसे याद रखना, वो डिस्चार्ज की रिएक्शन है, और जब PbSO4 से Pb और PbO2 बने तो वो रिचार्ज की रिएक्शन है। इस रिचार्ज को अपने मोबाइल वाले रिचार्ज से मत रिलेट करिएगा, ये फिर से चार्ज होने को रिचार्ज कहा जा रहा है। लिख लिया होगा सबने? नीचे पॉइंट लिखिएगा। आपका पेपर नहीं हो रहा तो आपने पढ़ना बंद तो नहीं किया ना? ठीक है, कोटा में पेपर नहीं हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, साउथ में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया से आपका है। याद दिला रहा हूं, अपने पढ़ने के रूटीन को मत डिस्टर्ब करिएगा, वरना एक महीना भी बहुत भारी पड़ जाता है। अपने पढ़ने के रूटीन को मत डिस्टर्ब करिएगा प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं, है ना? पेपर नहीं है, रिलैक्स रहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने पढ़ाई की जो कंसिस्टेंसी, जो रूटीन है, उसको मत डिस्टर्ब करिएगा। और हो सके तो अपने से संडे के पेपर देते रहो ऐसे ही, है ना, कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। लिख लिया होगा सबने? डिस्चार्जिंग रिएक्शन, बिल्कुल शांति से बैठा करिए ना बच्चों, ऐसा अच्छा लगेगा कि आपको कुछ कहा जाए तो। और क्लास का तो नियम है बोलना नहीं है, तो बस चुपचाप बैठे रहा करिए। डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखिएगा साइड में। ड्यूरिंग डिस्चार्ज इट विल बिहेव लाइक गैल्वेनिक सेल। डिस्चार्ज के समय ये कैसा बिहेव करता है? गैल्वेनिक सेल के जैसा। ड्यूरिंग डिस्चार्ज इट विल बिहेव लाइक गैल्वेनिक सेल। इट विल बिहेव लाइक गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ रिचार्ज। कंसेप्ट ऑफ रिचार्ज, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में यही टॉपिक जो लिखा है, मैं टॉपिक का नाम बता देता हूं, वहां लिखा है रिवर्सिबल सेल। हो सके तो देख लेना, एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक मिलेगा रिवर्सिबल सेल के नाम से, लेकिन हम लोग इसको कह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिचार्ज। कैसे होता है वही जो मैं समझा रहा था, एक बार लिख लो। व्हेन एक्सटर्नल ईएमएफ व्हेन एक्सटर्नल ईएमएफ ग्रेटर देन ई सेल और ई नॉट सेल, जैसी कंडीशन है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ई नॉट सेल, और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो ई सेल। व्हेन एक्सटर्नल ईएमएफ ग्रेटर देन ई सेल और ई नॉट सेल is applied in reverse direction, is applied in reverse direction, then cell reaction also reverse, then cell reaction also reverse। अगर इसमें मैं सवाल नस्ट इक्वेशन में फ्रेम करना चाहूं तो कुछ ऐसे फ्रेम कर दूंगा कि आपने एक सेल बनाया और उसका ईएमएफ आया 5 वोल्ट, मान लो हम सबने नस्ट इक्वेशन पढ़ा है राइट, उसका ईएमएफ आया 5 वोल्ट, कितना आया, और सवाल को फ्रेम करना, तो मैं क्या कहूंगा, इस सेल में जिसका ईएमएफ 5 वोल्ट आया, मैं क्या कह दूंगा, उसका एसआरपी दे दूंगा कैथोड एनोड का, आप निकालोगे, समझ पा रहे क्या? अब मैं कहूंगा अगर इसमें 5 वोल्ट से ज्यादा ईएमएफ लगाया जाए तो बताओ कौन होगा एनोड, कौन होगा कैथोड? तो याद रखना, जब उसके ईएमएफ से ज्यादा ईएमएफ लगाया जाएगा तो जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगा। संभल के सवाल करिएगा। इज दिस क्लियर? देखना जरा, देन सेल रिएक्शन आल्सो रिवर्स, तो सेल रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अगर आप समझदार हैं तो क्या आज मुझे रिचार्ज की रिएक्शन बता पाओगे? जो रिएक्शन आपने कॉपी में लिखे थे जस्ट उसका रिवर्स कर दो ना यार, रिवर्स करिए। तो 2PbSO4 बिना रिएक्शन को देखे लिख पाओ तो लिखो जरा, 2H2O से बनेगा Pb प्लस PbO2, कितने H2SO4? 2, एक चाहिए Pb के लिए, एक चाहिए PbO2 के लिए, बस। आसान है क्या? एक बात बताओ, जब ये रिचार्ज हो रहा है तो जिसे ऑक्सीडाइज होना था उसे आपने रिड्यूस किया, जिसे रिड्यूस होना था उसे आपने ऑक्सीडाइज किया, ये अपने आप हुआ, किसे आपने मजबूर किया? और अगर मजबूर किया तो बताओ ये स्पॉन्टेनियस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो आज ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसा। अगर आपको याद हो चैप्टर की शुरुआत में मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से बिजली बनाना है गैल्वेनिक सेल, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराना है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलेगा बच्चों?
तो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसे में, कौन सी रिएक्शन होगी गैल्वेनिक सेल जैसे में? एक सवाल। कौन है एनोड, कौन है कैथोड? एक सवाल। क्या है कंपोजिशन H2SO4 का? ये सारी बातें हमें याद होनी, याद रहेगा बच्चों। चेक करता हूं कितने सेल हो गए, 2। नंबर 1 ड्राई सेल पिछली क्लास में, नंबर 2 लेड स्टोरेज बैटरी। चलेगा? एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करता हूं, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, करोजन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, करोजन। मैं जो समझाना चाहूं कृपया वही समझिएगा। बातें तो बहुत है, मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना है, क्योंकि उसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, करोजन। करोजन एक बहुत जनरल वर्ड है, और करोजन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है सरफेस का रिमूवल, सरफेस का इरोड होना। किसी भी चीज का अगर सरफेस, सतह को निकाल दिया जाए तो हम कहते हैं उसे करोजन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो दीवार आपको नजर आ रही है, इस दीवार को भी करोड किया जा सकता है। आप इसके सरफेस को रिमूव करने लगिए, ये करोड हो जाएगी। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कैन बी करोडेड। करोजन एक बहुत जनरल वर्ड है, एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। आयरन का करोजन होता है, सिल्वर का करोजन होता है, कॉपर का करोजन होता है, हर चीज का करोजन होता है, इवन गोल्ड का करोजन होता है। आज इस टॉपिक में जिसका नाम करोजन है, जो एक बहुत जनरल बहुत ब्रॉड वर्ड है, मैं आपसे दुनिया के हर चीज का करोजन नहीं डिस्कस कर रहा हूं। मैं केवल 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 एज पर एनसीईआरटी सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहा हूं करोजन ऑफ आयरन। क्या डिस्कस कर रहा हूं? तो जब भी मैं आयरन के करोजन की बात कहता हूं, तो जो आयरन का करोजन है उसे एक स्पेशल सा नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं रस्ट। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं करोजन जरूर डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी केवल क्या डिस्कस कर रहा हूं, रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग क्यों है, रस्टिंग कैसे है, रस्टिंग एक समस्या है कि समाधान है? ये डिपेंड करता है कि देखने वाले ने उसे देखा कैसा है। मैं आपको बता दूं, रस्टिंग किसी के लिए इतनी बड़ी समस्या हो सकती है, इतनी बड़ी समस्या हो सकती है। अगर कभी आपने ऐसा सुना हो, आपके शहर कस्बे में कभी पुल बनता हो, कभी ब्रिज बनता हो, तो कहा जाता है, सुनिएगा प्लीज, कहा जाता है कि उस पुल की एक उम्र है, और कहा जाता है कि 100-150 साल में पुल खत्म हो जाएगा। बड़े से बड़ा ब्रिज खत्म हो जाता है 200 साल, 300 साल, 400 साल, जिसका जैसा कंस्ट्रक्शन है, खत्म हो जाता है। और एक बहुत बड़ी समस्या होती है उसके पीछे, दैट इज रस्टिंग। रस्टिंग जो कि करोजन का एक हिस्सा है। अभी कुछ दिनों पहले इंडिया का एक बहुत फेमस पनडुब्बी सबमरीन को डिस्चार्ज किया गया, मतलब उसे रिमूव किया गया, और उसको रिमूव करने का सबसे बड़ा रीजन होता था, शायद वो था करोजन। जब जहाज बड़े से बड़े बहुत साल पुराने हो जाते हैं, 50 साल 100 साल पुराने हो जाते हैं, पूरा का पूरा जहाज खत्म हो जाता है, और आप यकीन नहीं करोगे, एक छोटी सी वजह है, दैट इज करोजन। आप जब गर्मी में कूलर लेके आते हैं, एक सावन बीतता नहीं कि अगले सावन में भाई साहब पूरा कूलर खत्म हो जाता है, ऊपर ऊपर पेंट होता है, नीचे से पूरा खुरदुरा लोहा खत्म हो जाता है, और मात्र एक होता है कारण, दैट इज करोजन। मैं क्या कहने वाला हूं, जरा मेरी बात को सुनिएगा। मैं आपसे कहने वाला हूं करोजन क्या होता है, मैं आपसे कहने वाला हूं रस्टिंग क्या होता है। आओ सबसे पहले बताता हूं रस्टिंग होता क्या है। हम लोग क्या करेंगे आज इसी क्लास में बैठे बैठे, रस्टिंग को कंट्रोल कैसे करें, कुछ समाधान ढूंढेंगे। और अगर आप समाधान ढूंढना चाहते हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर रस्टिंग होता क्यों है। जब तक समस्या को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक उसका समाधान भी नहीं निकाल पाएंगे। ये वही वाली बात है कि जब तक न्यूमेरिकल को अच्छे से नहीं समझेंगे, सॉल्यूशन अपने आप नहीं आता। जब सवाल का चित्र मन में बनने लग जाता है, तो कई दफा सॉल्यूशन अपने आप आने लग जाता है, लॉजिक एप्टीट्यूड से भी आंसर आता है। वही वाली बात है। आओ मैं सबसे पहले आपको रस्टिंग को समझाता हूँ, सारा खेल होता कैसे, और इस खेल के एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करना, क्योंकि हर एक स्टेप में एक सवाल छुपा है। कैसे, मैं बताता हूँ। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने यहाँ पे लोहा है, मैं मान के चलता हूँ आप सबकी नजरें बोर्ड पे। ये है प्यारे बच्चों लोहा, क्या है ये, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आयरन। और इमेजिन करते हैं लोहा जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखा है, और इसमें पानी की बूंद आती है। ये किसकी बूंद है? अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? अच्छा, हमेशा एटमॉस्फेयर हो कोई जरूरी नहीं है। सवाल आपसे हाइपोथेटिकल भी पूछ सकता है कि मान लो पर वैक्यूम है, मान लो पर। एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करिएगा, मैं आपसे कुछ ही देर में कुछ एक सवाल पूछूंगा। ऊपर एटमॉस्फेयर है, अच्छा एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है क्या? केवल ऑक्सीजन होती है कि और भी होती है? O2 भी होता है, CO2 भी होता है, SO2 भी होता है, न जाने और क्या क्या होता है। अच्छा बताओ, ये गैसेज जो होती हैं वो पानी में घुलती है कि नहीं घुलती है? बोले बेटा, पानी में घुलती है गैसेज, नहीं घुलती है? पढ़ो ना, कहाँ चले गए थे? हर बच्चे को बार बार नहीं खींच पाऊंगा, प्लीज जब क्लास में हो तो पूरा ध्यान क्लास में लगाइए ना यार, ये मुश्किल है क्या? इस सोच से हम क्यों नहीं पढ़ते, सब कुछ यही याद करना है, अपने आप को टोका करो ना। आओ, ये जो गैसेज जब पानी में घुलेंगी कि नहीं घुलेंगी? अच्छा, O2 घुलेगा, सब घुलेगा? यूं तो हर गैस पानी में घुल जाती है, कोई ज्यादा तो कोई कम घुल पाती है। एक बात बताओ, इसमें O2 भी घुलेगा? घुलेगा। इसमें CO2 भी घुलेगा? घुलेगा। अच्छा, जो CO2 है वो शायद जैसे ही पानी में घुलेगा, वो यहाँ पे निर्माण करेगा H2CO3 का। किसका?
और जो H2CO3 है जो कि शायद CO2 के कारण आया है, वो एक वीक एसिड है और वो तुरंत टूट जाएगा अपने H+ आयन में और कार्बोनेट आयन में। हाँ, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगी मगर कुछ ना कुछ तो H+ होगा ही होगा। वो पानी जिसमें शायद H+ आयन बहुत कम हुआ करता था, वो पानी जिसमें H+ आयन शायद बहुत, इन गैसेस के घुलने के कारण H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और यहीं पे तमाशा शुरू होता है, जरा सुनिएगा। क्या आप सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे ऊपर लिथियम था। मैं ऐसे रफ रफ सा लिख देता हूँ, बिल्कुल मुझे याद है, आपको याद है। लेकर बारात सर की कार, ना मांगो अली महान, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, जो कार फे कदो कोई नहीं सुनो प्रभात है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से, ठीक है? ये रहा हमारा लोहा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये जो लोहा है ये हाइड्रोजन के ऊपर है कि नीचे है? तो इसका एसआरपी निगेटिव है कि पॉजिटिव है? और अगर इसका एसआरपी निगेटिव है तो एसओपी पॉजिटिव होना, यानी इसकी सेल्फ टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है। यानी लोहा तो चाहता है कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, बीइंग अ मेटल वो ऑक्सीडाइज भी होना चाहेगा। बस यही पे तमाशा शुरू होता है, जरा सुनिएगा। ये आयरन है, यहाँ पे लोहा है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो जैसे ही लोहा ऑक्सीडाइज होता है, तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ Fe से बना Fe2+। Fe2+ उसका आयोनिक फॉर्म है। हेलो, आयरन Fe2+ बना तो क्या उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया? हाँ, ये ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? और अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एनोड हुआ कि कैथोड हुआ? लेकिन आप सब जानते हो, अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो कोई ना कोई वहां बैठा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। और इस पूरे सेटअप में एक आयरन है और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या सबको नजर आ रहा है? ये जो ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? मेरे साथ मेरे सवालों का जवाब देते रहे, हर चीज दिमाग में आती रहेगी। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? ये इसका मिनिमम चार्ज है कि मैक्सिमम चार्ज है? ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, यह इंटरमीडिएट है। ऑक्सीजन की रेंज है -2 से +2। भूले तो नहीं? मुझे बताओ, ऑक्सीजन के अंदर रिड्यूस होने की क्षमता है कि नहीं है? हो सकता है। और ऑक्सीजन रिड्यूस होकर प्यारे बच्चों बनाता है पानी। क्या बनाता है? पानी में ऑक्सीजन कितना चार्ज है? -2। पहले कितना था? 0। अभी कितना है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन करेगा गेन की लॉस। क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? एक मिनट, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? पर क्या हम बैलेंस कर सकते हैं? कितने ऑक्सीजन? 2। कितने ऑक्सीजन? 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने H+ फ्री में आए? अरे वाह साहब, सब कुछ आपको आता है, कुछ भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। आप ये बैलेंस सिखाती है आपको यार, आती कि नहीं आती? एक मिनट, अभी रिएक्शन बैलेंस हो गए। चार्ज लिख दो क्या? लिख दो? कितना चार्ज लिखो? 1 ऑक्सीजन पे 2 का चेन, तो 2 ऑक्सीजन पे यहाँ लिख दो, कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा? ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ये हो गया रिडक्शन हाफ। कैथोड की एनोड, दोनों को ऐड कर दो, चलेगा? दोनों को ऐड करोगे तो कुछ नियम होता था ऐड करने में, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, क्या बात है? क्या इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे? शानदार। बोलो रिएक्शन क्या बनेगी? शायद 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+ से बनेगा Fe2+ प्लस 2H2। एग्री और नॉट? ये जो बना इसमें कुछ कमी है क्या? शायद यहाँ पे 2Fe2+ आएगा। रुको रुको रुको, आज ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, बोलो ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? और अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो सेल रिएक्शन है कि नहीं है? और अगर ये सेल रिएक्शन का ईएमएफ होगा नहीं होगा? एक फैक्ट बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना। एक फैक्ट बता रहा हूँ, आप जो भी देखने वाले हो चौंक जाओगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला, जरा सुनिएगा। ऑक्सीजन का मैं आपको एसआरपी बता रहा हूँ, बता दूं? बता दूं? इसका एसआरपी है प्यारे बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, इसका एसआरपी है 1.23 वोल्ट। कितना है? किसका एसआरपी क्या है? कितना है? इन द सेम वे ये जो आयरन है इसका एसआरपी है मेरे प्यारे बच्चों -0.44 वोल्ट। अरे मान लो, मान लिया। कैथोड का सर ने क्या दिया है? एनोड का भी क्या दिया है? क्या अपने को इनॉट सेल का फॉर्मूला आता है? एक फॉर्मूले थे कि 10,000, और शायद यही फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जो कैथोड है उसका भी एसआरपी लिखना है, जो एनोड है उसका भी एसआरपी लिखना है। और शायद मैंने दोनों का एसआरपी दिया है। कितना आया? कुछ चौंकाने वाला तथ्य लगा आपको क्या?
रुकिए जरा, क्या बोल रहे बेटा आप? Fe, ये क्या लिखा है बच्चे? पानी का SRP है। तो क्या पानी का SRP ऑक्सीजन का SRP हुआ? नहीं समझ पाए? पक्का? रुकना जरा, एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, आप सबके सामने जो मैंने वैल्यू रखी है, मान लो वैल्यू सही, पहले तो मानो, उसमें लॉजिक नहीं लगाया, मान लो, मान लिया। ये जो E0 से लाया, ये कितना आया? 1 पॉइंट। ये कुछ आश्चर्यचकित करने वाला नहीं लग रहा? बड़ी मेहनतों के बाद आपने डैनियल सेल बनाया था और मात्र 1 वोल्ट आया था। लोहे में जंग लग रही है, 10 रुपए का एवरेडी भी 1.5 वोल्ट का आता है, 1.5 वोल्ट। और ये कितना है? टीवी का रिमोट तो चल ही सकता है। और बाकी आपने तो नस्ट इक्वेशन पढ़ रखा है, कंसंट्रेशन बदलिए, ईएमएफ बढ़ाइए। मतलब लोहे में जंग लगती रहे तो भी बल्ब जलाया जा सकता है। एनसीईआरटी पहली लाइन यही रखता है, करोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। करोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल। और आप देख पा रहे हो इसका भी ईएमएफ, और कितना ईएमएफ आया है? 1.67 वोल्ट, यानी बल्ब जलाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग ये नहीं, इंटरेस्टिंग ये है। आओ जरा सब लोग बोलते हैं, आइए ना आगे। क्या अभी जो Fe2+ बना है, ये आयरन का आयोनिक फॉर्म है, और वो अपने आयोनिक फॉर्म में ही दुनिया में रह पाएगा कि कुछ आगे भी कन्वर्ट होगा? चीजें अपने आयोनिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होती हैं, वो किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेंगी। ये जो Fe2+ है मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्दर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन करता है पानी के साथ। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, सीधे लिख देता हूं। और ये कंपाउंड का निर्माण करता है जो कि है Fe2O3.XH2O। और ये जो कंपाउंड आप सबके सामने लिखा है, यही है रस्ट। क्या है ये? रुकिए जरा, रस्ट वही जो कूलर में हल्का सा कभी जंग लग जाता है, कुछ खुरदरा खुरदरा सा लगता होगा। हेलो, ये जो आपके सामने लिखा है, इसी का फॉर्मूला क्या है? रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2। एक्स मतलब कभी 2 होगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, सो ऑन। रुको जरा, आज Fe पे कितना चार्ज है? Fe2O3 के, थक गए आप यार, सुन तो सकते नहीं बहुत देर तक। Fe2O3 के Fe पे कितना चार्ज है? एक सवाल पूछता हूँ, जब रस्टिंग होता, सारे सवाल पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कितना ध्यान से आप सुन रहे थे, ठीक? जब रस्टिंग होता है, किसका ऑक्सीडेशन? पूरी पिक्चर आपके सामने है, किसका ऑक्सीडेशन? अब क्वेश्चन चल रहे हैं, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? आयरन जब ऑक्सीडाइज होता है तो रस्ट में आयरन का चार्ज कितना होता है? लेकिन याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीडाइजर क्या बना है? +2। लेकिन फर्दर रिएक्शन आगे जाती है, यहाँ पे खत्म होती नहीं है, और फर्दर वो अपने स्टेबल स्टेट पे आता है, दैट इज +3 पे आके रुकती है कहानी। नंबर 1। नंबर 2, एक बात बताओ, पूछ लू क्या? अगर ऑक्सीजन ना होता, अगर ऑक्सीजन, तो बोलो आयरन का ऑक्सीडेशन होता कि ना होता? शायद उसके अंदर प्रवृत्ति तो होती, मगर इक्विलिब्रियम आया होता, सब कुछ थम सा गया होता, और फिर कुछ ना हुआ होता। आज आयरन का ऑक्सीडेशन, सुनना, आज रस्ट क्यों बना? क्योंकि Fe2O3 बना। Fe2O3 क्यों बना? क्योंकि Fe+2 बना। Fe+2 क्यों बना? क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन हुआ। Fe का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ। ना तो ये रिड्यूस होने को होता, बैक कहानी लेके चल रहा हूं, ना तो ये रिड्यूस होने को, ना तो ये ऑक्साइड होने को, तो ना तो ये बना। अगर आयरन को ऐसे वाटर में रख दिया जाए जहां O2 नहीं है, जहां कोई गैस नहीं, तो बताओ लोहे का रस्टिंग होगा कि नहीं होगा? बोलो ना यार, चलेगा? अगर लोहे को पानी में रख दिया जाए जिसमें ऑक्सीजन बस है, कोई दूसरा गैस नहीं है, तो बोलो रस्टिंग होगा कि नहीं होगा? उसने बोला H+ भी नहीं है, कोई ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं है, बिल्कुल H+ आयन नहीं है, तो बताओ रस्टिंग होगा कि नहीं होगा? रस्टिंग होने के लिए क्या एक एक चीज का होना जरूरी है? बोलो ना यार। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, पूछ लूं, कंसंट्रेशन बदल के आरपीओपी को बदला जा, कंसंट्रेशन बदल के आरपीओपी को बदला जा। एक बात बताओ, आज यहाँ पे O2 का रिडक्शन हो रहा है, और इसकी रिएक्शन में H+ आयन है, और H+ आयन यानी पीएच, H+ आयन यानी, जैसे जैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती, वैसे वैसे इसका आरपी बढ़ता। पूरी क्लास, जैसे जैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती, किसकी कंसंट्रेशन? H+ आयन ज्यादा तो एसिडिक नेचर, तो पीएच। जैसे जैसे H+ आयन बढ़ता, एसिडिक नेचर बढ़ता, पीएच घटता, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइज होता, तो रस्टिंग भी ज्यादा होगा कि कम होगा? एक सवाल प्यारे बच्चों, किसी टेस्ट सीरीज का था, जरा पूछ लेना चाहता हूं, पूछ लूं क्या?
इमेजिन करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसका पीएच है 6, मान लो। एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसका पीएच है 5, मान लो। कौन एसिडिक है? अच्छा, ये बेसिक है ना। कौन एसिडिक है? दोनों। कौन ज्यादा एसिडिक है? ये एसिडिक तो दोनों है। अब दोनों में सुन रहे हो ना ध्यान से। और इसमें भी हमने रखा आयरन, इसमें भी हमने रखा। बताओ रस्टिंग कहाँ होगा? दोनों में। कहाँ ज्यादा होगा? आप मानते हो पीएच होगा ज्यादा, तो रस्टिंग होगा। ये समझे कि नहीं समझे? एक सवाल पूरी क्लास समझे कि नहीं समझे? सर आपने तो उल्टा पढ़वाया था, लिख उल्टा दिया। ठीक है बेटा, उल्टा लिख देता हूँ। हाँ वही बेटा, जो आपके दिमाग में वही लिख देता हूँ। पीएच होगा कम तो रस्टिंग होगा। अभी ठीक है क्या? एक बात बताओ, धीरे धीरे सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक हो गया। धीरे धीरे सॉल्यूशन एसिडिक से, तो जब सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक हो गया तो सारा H प्लस आयन गायब हो गया, मान लो। जब H प्लस आयन नहीं, वहां OH माइनस आयन होगा, तो बताओ ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो ना यार। ऑक्सीजन का रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि H प्लस आयन है। ना तो H प्लस आयन होता, ना तो इसका रिडक्शन होता, ना तो इसका ऑक्सीडेशन होता, ना तो रस्टिंग होता। एक एक चीज को लिंक करिए ना बच्चों। एक सवाल और किसी टेस्ट सीरीज का पूछ लेता हूँ, पूछ लो क्या? पॉल्यूशन समझते हैं आप लोग? पॉल्यूशन में बहुत सारी गैसेज आती हैं, और शायद अक्सर उसमें से यही CO2 SO2 गैसेज होती है। पॉल्यूशन होगा ज्यादा, पॉल्यूशन होगा, तो इन गैसेस की मात्रा, तो ये पानी में घुलेंगी, तो H प्लस आयन। सवाल पूछ लो। एक सवाल आया, एक ब्रिज बनाया गया, वो बनाया गया स्विट्जरलैंड में। कहाँ बनाया गया? और एक ब्रिज बनाया गया अपने दिल्ली में। बताओ कहाँ पे ब्रिज की उम्र ज्यादा? क्यों भाई साहब? सारे लॉजिकल सवाल है, जबरदस्ती के कंसेप्चुअल हैं। और लॉजिक क्या था भाई साहब? वहां पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो गैसें ज्यादा डिसॉल्व होगी, गैसें ज्यादा डिसॉल्व होगी तो रिडक्शन ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। ठीक है क्या? बस बस है ना, दिल्ली तक रहेंगे अपन, ठीक है। कुछ लोग घर पहुंच गए फिलहाल। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? पहले जल्दी से लिखिए, जल्दी से करो जरा, लिख लीजिए। तो हमने अभी आपसे इस समस्या पे बात करी, आखिर कोरोजन होता क्या है, कोरोजन का पूरा मैकेनिज्म समझाया, रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अब कुछ एक सवाल आप सबका वेट कर रहे हैं, फटाफट जवाब दे देना। नेक्स्ट पॉइंट में रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन खुद से लिखने की कोशिश करिए, सभी लोग लिख लो एक बार। यही लिख के याद कर लीजिए ना, फुल एंड फाइनल हो जाए, नीट तक दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, एक बार पढ़ लो। कुछ नहीं बेटा, हवा बनाया था उसमें O2 CO2 लिखा था, लिख लो जल्दी से। लोहा का बूंद था बस, और कुछ लिखा ही नहीं। वो ECS मत लिखना है ना, मुझे कुछ सिखाना है अभी, एक कंसेप्ट और बताना है बस। ECS मत लिखना, बस वो रिएक्शन लिखना। ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, कोरोजन। रिवाइज करते रहना, अभी कुछ एक सवाल पूछूंगा और जिससे पूछो उसको जवाब देना है। रिवाइज करते रहिएगा। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, रिएक्शन क्या है, डिस्चार्जिंग क्या है, रिचार्जिंग क्या है, रिचार्ज कैसे होता है, बस ये रिवाइज करते रहे। वैल्यूज मैंने लिख दी है, आप चाहे तो लिखो चाहे तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं याद करनी है। मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं तो वैल्यू लिख के बात करता हूं, लेकिन आपको कतई वैल्यू नहीं याद करनी है किसी की भी। नीट के पेपर में आपको हमेशा वैल्यू लिख के आएगी, निश्चिंत रहिएगा। पढ़ रहे हो ना आप लोग?
पढ़ते रहिए बच्चों। लिख लिया होगा। तो हम सबके सामने रस्ट का फॉर्मूला आ चुका है Fe23.xh। वो जो मैं सवाल पूछा तो एक बार कॉपी में लिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि जब भी आप नोट्स रिवाइज करें आपको याद रहे ऐसा कुछ मैंने डिस्कस किया था। लिखिएगा पहला सवाल। बढ़िया, आगे लिख लीजिएगा पहला सवाल। पूरा इंग्लिश में लिखाऊं कि बस डायग्राम बनाओ चलेगा? लिखना चाहो इतना लिख लो, ई नॉट सेल फॉर करोजन, यहां पे भी इतना लिख लेना, ई नॉट सेल फॉर करोजन, बस वैल्यू नहीं लिखना है। ई नॉट सेल फॉर करोजन 1.67 वोल्ट, नहीं ये वाली वैल्यू नहीं लिखना, ऊपर वाली। ई नॉट सेल फॉर करोजन 1.67 वोल्ट है ना। बस फील आए कि भैया वो डैनियल सेल से भी अच्छा है। मतलब आप किसी पुल पे जंग लग रही हो और आप वहां पे बल्ब जला रहे हो, सोचो कितना अच्छा हो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.67 वोल्ट। एक सवाल लिखना, पूरा इंग्लिश में तो लिखाऊं ना। दो सॉल्यूशन है, कह कौन रहे हैं इंग्लिश। PS6 PH5 लिख लेना। इन विच केस रस्टिंग विल बी मोर, इन विच केस रस्टिंग विल बी मोर। आपको बताना है किस केस में रस्टिंग ज्यादा होगी, बता दोगे ना। लिख लीजिएगा, इन विच केस रस्टिंग विल बी मोर। तो ऑफ कोर्स जहां pH 5 है, मतलब जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा रस्टिंग नेचर उतना ज्यादा होगा। हो सके तो कहीं साइड में लिख देना, मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, मोर विल बी रस्टिंग, मोर विल बी रस्टिंग। एक और सवाल लिखना, इफ पॉल्यूशन इंक्रीजेस, अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, इफ पॉल्यूशन इंक्रीजेस देन रस्टिंग विल बी। तो आप बताइए रस्टिंग बढ़ेगी घटेगी? लिख लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। इफ पॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक गैसेस बढ़ेंगी, वो पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगी तो रस्टिंग ज्यादा होगा। इफ पॉल्यूशन इंक्रीजेस रस्टिंग विल इंक्रीजेस। चाहे तो बगल में अपनी भाषा में लिख देना, पॉल्यूशन ज्यादा तो एसिडिक गैसेस ज्यादा, पॉल्यूशन ज्यादा तो एसिडिक गैसेस ज्यादा, पॉल्यूशन ज्यादा तो एसिडिक गैसेस ज्यादा। चलेगा। एक सवाल और मैं पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा है, क्या भरा है? एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा है और इसमें एक लोहे की रॉड रखी है, लेकिन बाहर वैक्यूम है, बाहर। तो बताओ प्यारे बच्चों, रस्टिंग होगा कि नहीं होगा? बढ़िया, लिख ले, नो रस्टिंग विल टेक्स प्लेस। अगर वैक्यूम है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे कोई गैसेस भी नहीं है, और गैसेस नहीं है तो फिर रिडक्शन नहीं होने वाला है। नो रस्टिंग विल टेक्स प्लेस, नो रस्टिंग विल टेक्स प्लेस। याद रखिएगा, रस्टिंग के लिए आयरन का Fe+3 बनना जरूरी है, लेकिन वो अपने आप नहीं बनेगा, किसी का रिड्यूस होना जरूरी है। और आज रिडक्शन किसका हो रहा है? O2 का और H+ का। चलेगा। इस प्रकार से रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है। कुछ एक सवाल यहां बनते हैं, एक छोटा सा कंसेप्चुअल पार्ट और डिस्कस करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि इस रस्टिंग को हम रोके कैसे, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। मैं वो छोटे मोटे पेंट ये वाले मेथड की बात नहीं करूंगा, मैं जो मेथड डिस्कस कर रहा हूं वो सुनिएगा। कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन। आओ मिलके ही कुछ सोचते हैं कैसे हम करोजन को रोकें। मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन, मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन। मुझे लगता है एक पॉइंट तो आप ही मुझे बता दोगे। ये बार बार एसिडिक एसिडिक कहते कहते आपको इतना तो समझ में आ गया कि एसिडिक नेचर जितना ज्यादा होगा करोजन उतना। तो अगर आप करोजन को रोकना चाहते हैं तो एसिडिक नेचर ज्यादा करे कम करे, यानी सॉल्यूशन को बेसिक कर दो तो करोजन होने वाला। और हाँ, ये मेथड है, ये तरीका है, और आप भी अपने कूलर को करोजन से बचाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेस मिला दीजिएगा पानी में। लिखो बेटा इधर, आप तो लिखो, मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन। आप कुछ मत मिलाना बेटा, लिखो रटिए आप तो जो कॉपी में लिखा है। मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन, मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन। नंबर 1, एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन। आप एल्कलाइन सॉल्यूशन उस लोहे में पास करें तो H+ आयन नहीं होगा, H+ आयन नहीं होगा तो O2 का रिडक्शन भी नहीं होगा।
अब दुनिया भर के एल्कलाइन सोल्यूशन बनाया जा सकते हैं, दुनिया भर के, चलेगा, फॉस्फेट, क्रोमेट एंड सो ऑन। तो सवाल आपको देखने को मिलेगा, बता रहा हूं मैं, तो निश्चिंत रहिएगा। अगर एल्कलाइन सोल्यूशन बोल दे तो समझ जाना वहां पे H+ आयन नहीं होगा, और H+ आयन नहीं होगा तो करोजन भी। अब जो डिस्कस कर रहा हूं पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। ये तो चलो ठीक है, लोगों ने कहा एल्कलाइन सोल्यूशन कर दो तो भैया H+ आयन नहीं होगा। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम करोजन को रोकना चाह रहे हैं। हम करोजन को क्यों रोकना चाह रहे हैं? क्योंकि करोजन एक समस्या है जो लोहे को खत्म कर देती है। अगर हमें बल्ब जलाना होता तो शायद वो हमारे लिए समस्या नहीं, समाधान होता। लेकिन हमें बल्ब नहीं जलाना, हमें लोहे को बचाना है। और सही मायने में हमें लोहे को नहीं बचाना, हमें लोहे से बनी खिड़कियों को बचाना है, जो शायद कोई और नहीं, कोई लोहा ही कर सकता है। पुल और किसी मेटल का नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो काम लोहा कर सकता है वो लोहा ही कर सकता है। जहाज और किसी मेटल का नहीं बनाया जा सकता, तो शायद हम जहाज को बचाना चाहते हैं, लोहे को नहीं बचाना चाहते। शायद हम पुल को बचाना चाहते हैं, लोहे को नहीं बचाना चाहते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप अगर कोरोजन को रोकना चाहते हैं तो ऐसा सोचो ना प्यारे बच्चों, ऐसा सोचो, इमेजिन करते हैं ये हमारा आयरन है, लोहा है। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, इसी पॉइंट के चक्कर में सारा पढ़ा रहा हूं प्लीज। ये हमारा लोहा है, आयरन है, चलेगा। अब अगर मुझे इसे कोरोजन से रोकना है तो बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई साहब। सर कोरोजन क्यों होता है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका रिडक्शन होता है। ऐसा करो ना, पानी और इसको आपस में कांटेक्ट में आने मत दो, पानी और इसको आपस में कांटेक्ट में आने। तो एक तो वो बच्चे कह रहे हैं पेंट लगा दो साहब, ग्रीस लगा दो, ये सब बकवास मेथड है। पेंट लगा के आते तो हो आप, लेकिन फिर भी तो अगले सावन में कूलर खत्म हो जाता है। और ऐसा होता है, हाँ शायद ऐसा होता है, बाहर से पेंट होता है, अंदर से पूरा लोहा खत्म होता है। बात करते हैं, इमेजिन करते हैं अगर हमें इसे कोरोजन से रोकना है तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, हमें इस पे किसी की कवर लगा देना चाहिए। किसका कवर? जैसे आप मोबाइल को बचाने के लिए कवर लगाते हैं, जैसे आप किताबों को बचाने के लिए कवर लगाते हैं, वैसे लोहे पे कवर लगा दें। अब प्लास्टिक का कवर तो लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? आपकी किताब में प्लास्टिक कवर कितने दिन चलता है? मोबाइल में कितने दिन चलता है? अब जहाज में प्लास्टिक लगा के पानी में बहा रहे हो, दैट्स नॉट फीजिबल। हम पुल बन रहा है तो प्लास्टिक लगा रहे हैं लोहे में, ये तो नहीं चलेगा ना। अब क्या लगाया लोगों ने, क्या दिमाग लगाया, जरा सुनिएगा। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा आयरन है, बोलो हाँ या ना। और ये जो मेटल है ये आयरन से ऊपर है, और ये जो मेटल है आयरन से। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हमें इसके कोरोजन को रोकना है तो लोगों ने कहा आप इसमें कर दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कर दो? यहां मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, यहीं पे सबसे बढ़िया एक सवाल बनता है और अक्सर आप गलत करते हैं। आप कर दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कर दो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि ये जो हमारा लोहा है, लेट्स इमेजिन लोहा है, मान लो इस पे मुझे किसी मेटल की परत चढ़ानी है। किसी मेटल की, सुन रहे हो क्या? आप सबने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा है, पढ़ा है? उसमें होता है एक कैथोड और एक होता है एनोड। यहां होता है सॉल्यूशन, याद आ रहा है? और शायद यहां होता है बैटरी, हाँ या ना? हाँ या ना? इमेजिन करते हैं ये जो हमारा कैथोड है लोहा है, मान लो इस पे हमें परत चढ़ानी है जिंक की। किसकी परत? तो मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लेता हूं जो है जिंक सल्फेट, मान लीजिए, मान लिया। अब बताओ, यहां होगा कैथोड, यहां होगा कैटायन को चिपका दो कैथोड पे, एनायन को चिपका दो। बहुत अच्छे, साथ में पानी भी तो आएगा, हाँ या ना? एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो जिंक है वो कैथोड की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जब जिंक कैथोड की तरफ जाएगा तो क्या रिड्यूस हो जाएगा? क्या रिड्यूस होके जिंक बन जाएगा? धीरे धीरे इस लोहे पे जिसे हमने कैथोड बनाया था उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ गई, बोलो हाँ या ना? कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। हाँ ठीक है साहब, जिंक की परत तो चढ़ गई। अब सवाल आता है, क्या हम लोहे पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय, क्या हम लोहे पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय सोडियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर पाएंगे? क्या हम कैल्शियम कर पाएंगे? क्या हम स्ट्रोंशियम कर पाएंगे? क्या हम बैरियम, पोटेशियम इनकी कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने बोला है अगर यहाँ पे होता लेट्स इमेजिन Na+, क्या होता? घर में तो नमक है, मिलाओ ना, कर दो प्रोटीन, कितना आसान है। लेकिन दिक्कत क्या है? Na+ और पानी में किसका एसआरपी ज्यादा? किसका ज्यादा? तो पहले कौन रिड्यूस होगा? क्या बनेगा? यानी अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो केवल उन्हीं मेटल का किया जा सकता है जिनका एसआरपी पानी से ज्यादा है। डन? मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय ये सारे के सारे मेटल आउट हो गए, ये सारे आउट। बोलो ना यार। अब खेल बचा इनका, खेल बचा। अब इसमें भी क्या खेल है सुनिएगा, एक है जिंक, एक है क्रोमियम एंड सो ऑन, है ना? तो लोगों ने कहा इन सब की जो एसआरपी है वो तो पानी से ज्यादा है,
इन सब का जो एसआरपी है वो तो पानी से आया ना। तो क्या हम आयरन में जिंक की कोटिंग कर सकते हैं? क्या हम आयरन में टिन की भी कोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पानी से ज्यादा है ना यार। आओ प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमने आयरन पे कर दी जिंक की कोटिंग। मान लो किसकी कोटिंग करी? इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ गई, मान लिया? नहीं माना। और मान लेते हैं यहां पे हमने आयरन में कोटिंग कर दी टिन की। किसकी करी? टिन का फॉर्मूला कैसे होता है बच्चों? ठीक, अच्छा वो आपने टीआईएन नहीं बोला। खैर, ये मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोटिंग करी है टिन की, मान लिया। और यहाँ पे हमने लेट्स इमेजिन कोटिंग करी है जिंक की। हेलो, अब एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूँ, जिंक और टिन में, जिंक और, अच्छा बचा किसको रहे? किसकी कोटिंग करी? क्यों करी, बाकी क्यों नहीं करी? लॉजिक क्लियर है? जिनका एसआरबी पानी से ज्यादा होगा वही करेंगे, हाँ या ना? फिर बच्चा कहता सर गोल्ड की कर दो फिर तो। सर जहाज पुल बनेगा, हमारे पटना में पुल बनेगा। आइए आइए इधर आइए। तो हाँ, अब जिंक पे हमने किसकी कोटिंग करी? जिंक की, हाँ या ना? और यहाँ पे किसकी कोटिंग करी? टिन की। सुनिएगा सवाल क्या आता है, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। जिंक और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक और आयरन में, लोकेशन सेट करना। आयरन और टिन में, टिन कम रिएक्टिव है। लेट्स इमेजिन हमने आयरन को बचाने के लिए जिंक की कोटिंग कर दी और आयरन को बचाने टिन कोटिंग कर दी। पहला सवाल, जो जिंक है वो महंगी चीज है, जिंक कोई सस्ती चीज नहीं है। हाँ ठीक है, गोल्ड जैसा महंगा भी नहीं है, पर लोहे से महंगा है। अब सवाल ये आता है पहला कि लोहे को बचाने के लिए सस्ते को बचाने के लिए महंगे को लगा दिया, ये क्या लॉजिक? हम लोहे को नहीं बचा रहे, हम लोहे से बने बेशकीमती जहाज को बचा रहे हैं। हम लोहे को नहीं बचा रहे, हम लोहे से बने कई करोड़ों के प्रोजेक्ट पुल को बचा रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? इसीलिए थोड़ा बहुत खर्चा लगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ ज्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं, वो कहते हैं तो वहां क्या खर्चा करना, यही खर्चा कर दो, टीन लगा दो है। हाँ टीन सस्ता मिलता है, आपको पता हो घरों में वो जब लगता है टीन बहुत सस्ता मिलता है, बिल्कुल कबाड़ी के भाव मिलता है, टीन ले जाओ ले जाओ ले जाओ। खैर, तो लोग कहते हैं टीन लगा दो, फिर वो महंगा क्यों लगा रहे? अब लॉजिक क्या है सुनिएगा। हाँ, अगर ड्यूरेशन नहीं, सुनिएगा खेल क्या है। टीन अगर लगाया, टीन अगर, और अगर कहीं गलती से, ये गलती कैसे हो जाती है वैसे से कूलर में हो जाता, कभी पेंट कहीं से निकल गया, अगर कहीं गलती से एक छोटा सा होल हो गया, अगर कहीं गलती से एक छोटा सा, तो फिर अंदर ही अंदर आयरन जो कि ज्यादा रिएक्टिव है वो इतनी तेजी से ऑक्सीडाइज होगा कि फिर ऊपर ऊपर टिन रहेगा, नीचे भुरभुरा रहेगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम टिन की कोटिंग नहीं करते, किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की। तो टिन भी चलता है, अब आप बचा लो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अब ज्यादा जिनके पास हो आर्थिक हेल्प तो वो गोल्ड की प्लेटिंग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ है सुनिएगा, सुनो सुनो। अब इमेजिन करते हैं, एक छोटा सा केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इमेजिन करते हैं ये हमारा इंडिया है, मान लो, मान लिया। हमने क्या किया, दुबई से ऑयल मंगवाया और ऑयल मंगवाने के लिए हमने पाइपलाइन बिछवाई। हाँ हाँ आ जाओ। हमने क्या बिछवाई? पाइपलाइन। अब पाइपलाइन क्यों बिछवाई? क्योंकि भाई साहब ट्रक से तो ऑयल आएगा नहीं है, हवाई जहाज से कब तक लाएंगे, ऑयल ज्यादा महंगा हो जाएगा, बोले हवाई जहाज में डालने के लिए चाहिए। खैर, हमने बिछाई पाइपलाइन। क्या चाहिए? पाइपलाइन। अब बताओ पाइपलाइन प्लास्टिक की बनाए कि लोहे की बनाए? प्लास्टिक की बनाए। जो लोग प्लास्टिक कह रहे हैं उनको बता दो, दुबई होते हुए अफगानिस्तान बाकी रूट भी अभी है ना, वो इंडिया पहुंचा। अब बताओ, इधर सुनो, पाइपलाइन हम जो बिछाए प्लास्टिक की लोहे की? लोहे की। प्लास्टिक तो नहीं चलेगा। अच्छा, लोहे में भी बड़ी टाइप के लोहे होते हैं, एक लोहा होता है इसे बोलते हैं रॉट आयरन। कभी आपने गाड़ी का जैक देखा हो, ट्रक का जैक वगैरह देखा है? वो देखने में लगता है हल्का होगा, लेकिन अगर उसे उठाने जाओ तो बहुत भारी होता है। मतलब अगर ये मार्कर, अगर ये मार्कर रॉट आयरन का बना होता तो इसका अकेले का वजन 1.5 या 1.25 किलो के आसपास होता। रॉड आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि हम जब पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं भाई एक एक बार बिछाया फिर अगले हमारे संबंध खराब हो गए, उखाड़ो पाइप चलो निकालो, ऐसा थोड़ी होगा। एक बार लगा दिया कई सालों साल चलता रहे, है ना। तो पाइप लगा दिया तो हमने लोहा की पाइप तो लगाई, पेंट वेंट भी किया, ग्रीस व्रीस भी किया, जिंक भी लगाया।
जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? जितने साधन इंसान को आते थे, इंसान ने सारे साधन लगा के आयरन को बचाने की कोशिश करी, चलेगा। लेकिन आप सब समझ रहे हैं यहाँ पे खेल 1 साल 2 साल का नहीं है, सालों साल का है। भाई एक बार पाइपलाइन बिछा दी तो बिछी रह जाए, और रूट भी ऐसा खतरनाक है तो जमीन के ऊपर तो रख नहीं सकते, नीचे से बिछाना पड़ेगा, वरना दुबई से फोन आ रहा था, तेल चल तो गया था, पहुंचा नहीं क्या। अब लोग बात क्या करते हैं, हाँ, जब ये पाइप बिछाते हैं तो पाइप बिछाते समय क्या करते हैं, अर्थिंग समझते हैं, अर्थिंग। तो जैसे अर्थिंग करते हैं ना, डिप्टो सेम वैसे क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, इस लोहे में एक वायर कनेक्ट करते हैं और इसके साथ कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल अटैच करते हैं, इसके साथ कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल। अब बहुत रिएक्टिव हो तो और अच्छी बात है। अब आप कहो साहब लोहे से ज्यादा रिएक्टिव तो ऊपर जिंक का वही लगा दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम रिएक्टिव मेटल ही लगा रहे हैं तो क्यों ना ऐसे मेटल लगाए जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, वो सारे जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, राइट। तो लोग वह क्या करते हैं, जिन देशों से पाइपलाइन गुजर रही होती है वहां जो भी मेटल मिलता है और बढ़िया रिएक्टिव होता है, लेट्स इमेजिन हमें मैग्नीशियम मिला कहीं पे बीच में, मान लीजिए, है ना, कोई देश ऐसा है, यहाँ पे मैग्नीशियम मिला, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लोहे के साथ मैग्नीशियम अटैच कर दिया। द रीजन बीइंग, इसलिए अटैच किया कि जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है। कल को अगर 150 साल के बाद कभी ऐसी नौबत आती है कि यहाँ पे पेंट उखड़ जाता है, पेंट अगर कहीं से उखड़ेगा, लोहा पूरा अंदर से खत्म होगा। समझ पा रहे हैं क्या? इसीलिए कूलर में पेंट तो लगा होता है, लेकिन अगर कहीं से पेंट कट चुका है तो आप सोचो कि भाई इधर तो लोहा बचेगा नहीं, यहीं से कोरोजन होगा, अंदर अंदर पूरा खत्म करेगा, क्योंकि उसे लोहा कहीं टच में चाहिए। जहां लोहा और आयरन का, लोहा और मॉइस्चर का टच में आया, वाटर मॉइस्चर टच में आया, वहां तुरंत कोरोजन। बाहर से पेंट देखने को होता है लेकिन अंदर अंदर लोहा खत्म होता है, तो हल्का सा भी ओपनिंग पूरे लोहे को खत्म कर सकता है। लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम या ऐसा कोई और रिएक्टिव मेटल लगाते हैं और इसे हम एज अ एनोड करते हैं। हम इसे एज अ, लॉजिक सिंपल है, क्योंकि अगर ये लोहा है और ये मैग्नीशियम है तो कल को अगर ऑक्सीडाइज होने की नौबत आएगी तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? जब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा तो एनोड बनेगा, कैथोड बनेगा। एनोड की मात्र एक परिभाषा थी, मात्र एक परिभाषा है, मात्र एक परिभाषा रहेगी, जहां पर जिसको ऑक्सीडेशन, एक ही कंसेप्ट लिखा है मेरे भाई, अरे हाँ या ना। तो इसे बोलते हैं एनोड। तो अगर ये एनोड बना तो बोलो लोहा क्या बनेगा मजबूरी में, कैथोड। और अगर लोहा कैथोड बना मतलब रिड्यूस होना चाहेगा, और आप सब इतना तो जानते हो Fe कभी Fe-2 नहीं बन पाएगा। इसे कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। क्या कहते हैं? अगर आप लोहे को करोजन से बचाना चाहते हैं तो लोहे को एज अ कैथोड बना दीजिए, तो लोहा एज अ कैथोड तभी बनेगा जब कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल एज अ एनोड बनेगा। तो क्लियर। कुछ किताबें इसे ऐसा भी लिखती हैं, आपने किसे बचाना चाहा, लोहे को, और लोहे को बचाने के लिए मैग्नीशियम को कुर्बान कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड। क्या कहते हैं? आओ देखता हूं आपके दिमाग में कितने कंसेप्ट सेट हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड, फटाफट कुछ सवाल पूछ लूं। क्या हर बच्चे को रस्टिंग समझ में आ गई? कोरोजन जनरल वर्ड क्लियर है? उसमें याद कर लो ना यहीं पे यार, ताकि जब एक बार एनसीईआरटी पढ़ो तो पूरा दिमाग में क्लियर हो जाए। क्लास में बैठे तो रटने के एटीट्यूड से, याद करे एटीट्यूड से, यही सीखना इस एटीट्यूड से बैठा करिए, वरना भी मतलब नहीं है यार, है ना। रस्टिंग कोरोजन क्लियर है, रस्टिंग क्लियर है। रस्ट का फॉर्मूला बोलो, Fe2O3.xH2O। याद हुआ? रस्टिंग कैसे कैसे होती है, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, पीएच नेचर, वो सारा फंडा क्लियर है। रस्टिंग को रोकने के लिए मैंने दो काम की बातें डिस्कस करी, जिंक और टिन याद रहेगा, और एक कैथोडिक प्रोटेक्शन, या उसी का ही नाम है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। लोहे को बचाने के लिए कैथोड बनाए कि एनोड बनाए? तो एनोड कौन बनेगा? मोर रिएक्टिव बनेगा। बस इतना है, ये छोटे छोटे सवाल आपको मिल जाते हैं। इफ यू वांट प्रोटेक्ट आयरन देन आयरन मस्ट बी कैथोड। और बच्चा कर दीजिए कैसा सवाल है, तो ये वाली बात चलेगा, लिख ले जल्दी से। खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। मैंने इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में पढ़ाया, हालांकि इसमें करोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पूरे टॉपिक में करोजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। उसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी, ड्राई सेल, और एक छोटा सा टॉपिक और है फ्यूल सेल। 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और। यहां जरूर लिखना, अगर अगर कहीं से भी टिन ओपन होता है, लिखना, अगर कहीं से भी टिन ओपन होता है तो आयरन का करोजन बहुत फास्ट होने लगता है।
अगर कहीं से भी टिन ओपन होता है तो आयरन का कोरोजन बहुत फास्ट होने लगता है, तो आयरन का कोरोजन बहुत फास्ट होने लगता है। तो सवाल आता है, जिंक और टिन में किसे प्रीफर करोगे? जिंक। चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये जरूर लिख लेना, ये वाला नहीं लिख पाए थे क्या? वो जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड समझाया वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट बताया, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको याद है। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें वही मेटल रिड्यूस होंगे जिनका एसआरपी पानी से ज्यादा होगा। अभी लिखवा दूंगा मैं, इसको लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय, उसी में लिख लो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय उन्हीं मेटल की कोटिंग, उन्हीं मेटल की कोटिंग, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, उन्हीं मेटल की कोटिंग की जा सकती है, उन्हीं मेटल की कोटिंग की जा सकती है, आगे आप बोलोगे, जिनका एसआरपी किससे ज्यादा? जिनका एसआरपी वाटर से ज्यादा है, जिनका एसआरपी वाटर से ज्यादा है, याद रहेगा, जिनका एसआरपी वाटर से, बोलो बेटा। ऑफ कोर्स वो तो एक न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट हो गया, मैं जनरल बातें कर रहा हूं, आप जो कह रहे हो वो तो हम तो माहिर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसको रिड्यूस उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। इन जनरल बातें हो रही है कि कुछ भी हमने चेंज नहीं करना, तो हम ऐसे मेटल को चुनेंगे जिनका एसआरपी पानी से ज्यादा है। वो तो फिर पजल वाले सवाल हो गए, मैं आपको घुमाऊं, देखो ऐसा भी तो हो सकता है, तो एक अलग एस्पेक्ट, वो कंसेप्ट आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, और इसका दूसरा नाम है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। उसको बस एक लाइन लिख देना, इस मेथड में, इस मेथड में, इसमें एक लाइन लिख दीजिए बस, इस मेथड में मोर रिएक्टिव मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल को एनोड और आयरन को एज अ कैथोड बनाया जाता है। मोर रिएक्टिव मेटल को एनोड और आयरन को एज अ कैथोड बनाया जाता है। चलेगा बच्चों? दैट्स इट। ये रहा आपका कोरोजन। एक छोटा टॉपिक और लिखना, फ्यूल सेल, एक फॉर्मूला बताना बस, कोई डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, बोलो बेटा। Sn अगर Sn+2 में ऑक्सीडाइज हुआ तो आप ये मान के चल रहे हो कि जो Sn है उसका SOP ऑक्सीजन से ज्यादा है। हमें ऑक्सीजन को भी समझना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा, इसीलिए हमने नीचे वाले लिया जिनकी वैल्यू उससे कम है। फिलहाल लिख लिया होगा सबने, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूल सेल। यार फ्यूल सेल नाम सुन के क्या लग रहा है? एक ऐसा सेल जो किससे बना है? फ्यूल सेल। याद दिलाता हूं, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, पहले याद दिला रहा हूं, देखता हूं आपको याद है कि नहीं याद है, बस पूछ रहा हूं मैं। डेल्टा जी बराबर माइनस एनएफ, याद है? मैंने शायद आपको एक सवाल कराया था, C4H10+O2 से बना था, याद दिला रहा हूं मैं। इसका डेल्टा जी मैंने बोला था -965 किलो जूल, 00 किलो जूल। बोला सवाल कठिन तो याद आ रहा है क्या? कितने बच्चों ने इसका ईएमएफ निकाला था, याद है? नहीं याद है आपको? यार नोट्स रिवाइज नहीं करते क्या? जी हाँ, ये सवाल आपने किया है, आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। रुको जरा, क्या अगर रिएक्शन का डेल्टा जी पता है तो उसका हम ईएमएफ निकाल सकते हैं? निकाल लोगे ना? मतलब कंबशन रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, उससे भी सेल बनाया जा सकता है, मीथेन से, ब्यूटेन से, प्रोपेन से, सबसे सेल बनाया जा सकता है, हाँ या ना? हमारे एनसीईआरटी में फ्यूल सेल में मात्र एक एग्जांपल दे रखा है, उसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्या नाम है? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, सब लोग बोर्ड पे आइए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है, H2+O2 से बना H2, बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? हाइड्रोजन पे चार्ज 0,
यहाँ पे चार्ज +1, यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज -2। ये रेडॉक्स है कि नहीं है? और अगर ये रेडॉक्स है तो इससे भी बल्ब जलाया जा। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। अपोलो मिशन ऐसा एनसीईआरटी लिखता है, जो पहली बार इंसान के साथ गई थी बैटरी वो यही थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अपोलो प्रोग्राम जो हुआ था अमेरिका का पहला प्रोग्राम, उसमें वो जो बैटरी ले गए तो यही था। और वो बैटरी कैसी थी सुनिएगा, बीचों बीच यहाँ पे लिया था एल्कलाइन सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? बहुत प्यारा एल्कलाइन सॉल्यूशन। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस आती थी और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस आती थी। इधर से आई ऑक्सीजन गैस, इधर से आई। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन गैस कहां से आ रही? याद करो सॉल्यूशन चैप्टर हमने कहा था, वो लोग जो ऊपर जाते हैं अक्सर अपने साथ मेन इनवन लेके जाते हैं, और वो शायद पानी नहीं H2O2 का सॉल्यूशन लेके जाते हैं। तो वो H2O2 का सॉल्यूशन लेके गए थे, अरे हाँ या ना? तो उनको O2 भी तो मिलता था, पानी भी मिलता था, और वो O2 का और भी काम कर रहे थे, बैटरी भी चला रहे थे। समझ पा रहे हैं क्या? जरा सुनिएगा। तो जब इधर से O2 आया, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है? एल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, राइट? हाँ या ना? रिएक्शन आपको लिखनी आती है, चेक कर लेता हूं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, उसकी रिएक्शन होती है OH- के साथ। किसके साथ? तो जब हाइड्रोजन OH- आयन से रिएक्शन करेगा, बना लेगा प्यारे बच्चों H2। बताओ ये रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन? चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन पे चार्ज बोलो, हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड कैथोड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में कौन है एनोड? तो ऑक्सीजन को क्या बनना पड़ेगा? अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन, तो जो भी कैथोड होगा इलेक्ट्रॉन का, क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा? बोलो ना यार। तो ऑक्सीजन इस पानी के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करता है और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयन में। तो रिएक्शन में लिख देता हूँ, आप बैलेंस तो कर ही लोगे ना यार, बैलेंस करने में आप माहिर है। लिख लेना जरा, यहाँ बना OH- आयन, तो लिख लीजिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में एनोड कौन है? हाइड्रोजन। कैथोड कौन है? ऑक्सीजन। बस याद रखना बीच में एल्कलाइन सॉल्यूशन, बीच बच्चे भूल जाते हैं, बीच में एल्कलाइन सॉल्यूशन है, किसी का रिडक्शन होगा तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा। हमें याद रखना है इस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन नहीं जानना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन छुपा है थर्मोडायनेमिक्स में, जब आपको एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पढ़ाया जाता है उसी तरीके से। फिलहाल आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां लगा है मॉड, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मॉड ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको बाई हार्ट याद रखना है। इसी पे सवाल आया है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का फॉर्मूला है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। एक मिनट, एक बार हमने ऐसे सवाल पूछा बच्चों से, देखता हूं आपको समझ में आता है कि नहीं। डेल्टा जी का फॉर्मूला सबको याद है? डेल्टा जी बराबर, और थर्मो पढ़ लोगे तो और भी जान जाओगे, अभी जितना जानते हो उसमें पूछ रहा हूं, ठीक? इधर लिख देता हूं। एक बार एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया, बोले पहचान कौन? चार फॉर्मूले लिखे थे, और एक फॉर्मूला ऐसे लिखा था NFE अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। बच्चे से पूछा था बताओ ये एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का फॉर्मूला है कि नहीं है? है कि नहीं है? कैसे पता है? तो डेल्टा जी को तो NFE लिखा है, तो रट के वो बस मत जाना, याद रखना, ये भी थोड़ी बहुत कहानी है, ये भी हमें समझ में आनी चाहिए। लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल दैट इज NFE अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। चलेगा बच्चों? खुशखबरी है, सुना दो क्या? आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे ऑफिशियली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल एंड फाइनल खत्म होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपके सिलेबस मैंने कवर करी है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ये वो अगर कहीं मिल जाए तो कह देना हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? ऐसा मेरे किसी बच्चे ने पूछा इसलिए कह रहा हूं मैं, आपको जितना कॉपी में लिखाया गया उतना ही करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी जरूरी नहीं है, केवल बैटरी वाला सेक्शन जरूर पढ़ें। लास्ट में लिख देना बैटरी एंड कोरोजन एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें, लिख दें बैटरी एंड कोरोजन एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें, बैटरी एंड कोरोजन एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। डन। कल एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन होगा, आप सॉल्यूशन देख के उसे खत्म कर लीजिएगा प्लीज। बच्चों यहाँ पे एक चैप्टर खत्म होता है और आगाज होता है एक नए सफर का, और अगला जो सफर है बहुत लंबा चलने वाला है। वो सफर क्या है? कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग नए पन्ने पे सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डालिएगा, केमिकल काइनेटिक्स।
कुछ करे सर नई चीज आज नहीं शुरू करेंगे सर, चुपचाप से लिख लीजिए हेडिंग। आज हम एक, हाँ लिखो बेटा, आज हम एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बस बता दूं हमारा फ्लो कैसा चलेगा। अभी तक जो था वो एक हिस्सा चला, अब एक नया सफर होगा, एक नया वैरायटी होगा, नया वेरिएशन होगा। क्या होगा सुनिएगा। केमिकल काइनेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर की खास बात क्या है, ये चैप्टर केमिस्ट्री की बैकबोन में से एक है। क्यों? हमारी केमिस्ट्री के, मैंने पहले भी आपसे कहा है, हमारी केमिस्ट्री के तीन सबसे अहम सवाल, तीन सवाल नहीं, तीन सबसे अहम सवाल। और सबसे पहला सवाल आप सब जानते हैं, आखिर कुछ क्यों होता है। बच्चों आपका ध्यान चाहिए प्लीज, बस 2 मिनट, मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, फ्लो बता रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लेश टॉपिक स्टार्ट कर दूं। आइए ना, 2 मिनट और, बेल थोड़ी हुई अपनी अभी, झूठ बोलते हो। आओ प्यारे बच्चों, हमारी केमिस्ट्री के तीन सबसे अहम सवाल, तीन सबसे, सबसे पहला सवाल, आखिर कुछ क्यों होता है। प्लीज सुनिएगा बच्चों, आखिर कुछ क्यों होता है, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मार्केट में एक चैप्टर उतरता है जिसका नाम था थर्मो। थर्मो ने जवाब दिया, लोगों को जवाब समझ भी आया। फिर लोगों के मन में दूसरा प्रश्न आया, पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, और दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद तक होता है, जिसे हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मेरा मतलब है कितनी हद तक होता है, और हद बताने के लिए मार्केट में आया दूसरा चैप्टर जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम फ्री में आया। नहीं समझ पाए? पहला सवाल आखिर कुछ, आखिर कुछ, दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद तक होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और फिर केमिस्ट्री का तीसरा सवाल, किस रफ्तार से होता है, किस रफ्तार से होता है। और इसका जवाब देने के लिए आया तीसरा चैप्टर जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। अब हमारा सीक्वेंस क्या होगा सुनिएगा, मैं आपको इन्हीं तीनों सवालों की खोज में अब ले चलूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं तीसरे सवाल का आंसर दूंगा, फिर दूसरे सवाल का, और फिर पहले सवाल का। अब ये तीनों सवाल तक हमारा सीक्वेंस चैप्टर का ये चलेगा, मतलब पहले होगा काइनेटिक्स, एंड देन इक्विलिब्रियम, एंड देन आयोनिक, एंड देन थर्मो, चलेगा। तो अब हम ये तीन चैप्टर की खोज में चल रहे हैं, तीन सवालों के जवाब में चल रहे हैं। तो तीसरा सवाल दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलेगा। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, सुनने में ऐसा आया। पिछला बुधवार आपका फंडे, शनिवार आपका फंडे, कल भी आपका फंडे, कल नहीं था क्या? तो भाई साहब पढ़ाई करते रहिए प्लीज, है ना। याद रखना, सब कुछ चलते रहना, अपने पढ़ाई का रूटीन, अभी बस एक चीज याद रखिएगा, पढ़ाई का रूटीन मत डिस्टर्ब करना प्लीज। अभी वही बच्चों का डिस्टर्ब हो रहा है। आज के लिए इतना ही, रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।